एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस चैप्टर पर मैं पहले भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आज वाला ये वीडियो देखिएगा। आज का ये वीडियो हमारा क्या रहने वाला है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे ना, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने पहला क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था रॉ मटेरियल के सोर्स के बेसिस पर कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से मिलता है, जिसमें हमने दो तरीके की इंडस्ट्रीज पढ़ी थी। फर्स्ट वन एग्रो बेस्ड एंड सेकेंड वन इज मिनरल बेस्ड। अब इन इंडस्ट्रीज के जो जो एग्जाम्पल थे ना, उन एग्जाम्पल को हम लोग हर एक इंडस्ट्री को बहुत इलेबोरेटली पढ़ने वाले हैं। हर एक इंडस्ट्री के बारे में हर डिटेल को हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने जो पहली इंडस्ट्री थी हमारी कॉटन टेक्सटाइल, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है, उसे हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम लोग जूट टेक्सटाइल के बारे में। जूट कोई नई चीज नहीं है, आप लोग सब जानते हो कि जूट क्या होता है, आपने देखा है तो उस चीज से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं, तो हम हर माइन्यूट डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे और उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जूट टेक्सटाइल में जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो हम करेंगे इसके प्रोडक्शन से, कि इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, और फिर बाद में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में कि इससे जूट टेक्सटाइल से आपके लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो कि हर साल एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो उस क्वेश्चन को और उसके आंसर को, दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं प्रोडक्शन से। जूट का जो प्रोडक्शन है, इंडिया जो है वो जूट का, रॉ जूट का एंड जूट गुड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि इंडिया में जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा जो जूट से बनने वाली चीज़ें हैं, जो जूट से बनने वाले गुड्स हैं, वो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की, किसकी? एक्सपोर्ट की, तो इंडिया जो है उसमें सेकेंड पोजीशन रखता है। इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन एक्सपोर्ट सेकेंड नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टिंग कौन करता है? तो वो है हमारा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। अब ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? बांग्लादेश मतलब इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश कैसे कर सकता है? चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मान लीजिए इंडिया में जो उसका प्रोडक्शन है वो मान लीजिए 200 बेल्स होता है। क्या होता है? 200 बेल्स। जूट को हम लोग बंडल्स में काउंट करते हैं, बंडल्स में कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेल्स बोलते हैं। तो 200 बेल्स का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है? इंडिया करता है। ठीक है, इंडिया करता है। और वहीं अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश का प्रोडक्शन आप लोग मान लीजिए 100 बेल्स है। कितना है? 100 बेल्स। अब अगर मैं इन लोगों की किसकी बात करूं, यहाँ पर प्रोडक्शन किसका ज्यादा है? इंडिया का प्रोडक्शन ज्यादा है। इंडिया 200 बेल्स जो है क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है, और वहीं पर बांग्लादेश 100 बेल्स। अब एक्सपोर्ट की बात करूं तो मान लीजिए कि बांग्लादेश ने 90 बेल्स को एक्सपोर्ट कर दिया। क्या करा? 90 बेल्स को एक्सपोर्ट कर दिया। और वहीं इंडिया ने सिर्फ कितना एक्सपोर्ट किया है? 200 में से मान लीजिए कि उन्होंने 70 बेल्स, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 70 बेल्स को ही एक्सपोर्ट किया है। अब बताइए इन दोनों में से लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है जूट का? ज्यादा जूट तो बांग्लादेश ही एक्सपोर्ट कर रहा है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन एक ये बढ़ रहा होगा कि बांग्लादेश इतना ज्यादा एक्सपोर्ट क्यों कर देता है, क्या रीजन है इसके पीछे? चलिए रीजन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या रीजन है कि बांग्लादेश जो है इसे एक्सपोर्ट ज्यादा कर देता है और इंडिया के पास इतना अच्छा प्रोडक्शन है फिर भी वो उसे एक्सपोर्ट नहीं करता। तो क्या रीजन है, बात कर लेते हैं। तो देखिए, आफ्टर पार्टीशन इन 1947
आप सभी को पता है पार्टीशन की क्या कहानी है, नहीं पता है तो कभी बताएंगे उस कहानी को, कमेंट में बताइएगा तो वो चीज़ बताएंगे। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो हमारे यहाँ पर जो इंडिया था, पाकिस्तान बना एक तरफ, और एक तरफ जो था वो ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम लोग बोलते हैं, जो आज बांग्लादेश है। 1971 में वो भी अलग हो गया। तो इस पार्टीशन के टाइम में आखिर हुआ क्या था? इस पार्टीशन के टाइम में जो जूट मिल्स थी, क्या था, जो जूट मिल्स थी वो इंडिया में रह गई, वो सारी इंडिया में रह गई, लेकिन 3/4 पार्ट जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, जहां पर जूट का प्रोडक्शन होता है, वो कहां पर चला गया? वो चला गया बांग्लादेश में। यानी कि जूट मिल्स तो इंडिया में रह गई और जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के पास एरिया तो है उसे प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उससे वैल्यूएबल गुड्स बना सके और उसे एक्सपोर्ट करे। इसीलिए वो लोग जूट का प्रोडक्शन करते हैं और उसको ही एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया के पास मिल्स अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी है, तो वो जूट से जूट गुड्स बनाते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को ये चीज़ बताई थी जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि किसी भी रॉ मटेरियल में हम जितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे उसके एक्सपोर्टिंग पर हमें उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसे जब हम सेल करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हम लोगों को होगा। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं रॉ जूट को एक्सपोर्ट करने की जगह जूट गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट करें ताकि प्रॉफिट हम लोगों को ज़्यादा हो। समझ में आया कि क्या रीजन है कि इंडिया इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता? बिकॉज वी हैव दैट टेक्नोलॉजी जिससे हम लोग वैल्यूएबल गुड्स बना सकते हैं जूट के, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है जूट का, तो आप बता सकते हो कि वो बांग्लादेश है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन है? वो है इंडिया, जूट का भी और जूट गुड्स का भी। क्लियर है? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इंडिया में ये कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इंडिया में जूट मिल्स को कहाँ पर लगाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, देयर आर अबाउट 70 मिल्स इन इंडिया। कितनी? कुल 70, मतलब कुछ लगभग 70 मिल्स हैं इंडिया में, जूट मिल्स हैं, जिसमें से ज़्यादातर जूट मिल्स जो है उन्हें कहाँ लगाया गया है? वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर बेसिन के पास। कहाँ पर? हुगली रिवर बेसिन के पास। दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। अब कोई भी इंडस्ट्री कहीं पर लगाई जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। कोई भी इंडस्ट्री को कहीं भी उठाकर हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने इंडस्ट्रीज़ की कुछ आइडियल लोकेशन के फैक्टर पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो चीज़ हमने पढ़ी थी, तो हमें पता चला कि कौन सी इंडस्ट्री को कहाँ पर लगाया जाता है। तो उसी तरीके से अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर बेसिन के पास ही इन इंडस्ट्रीज़ को क्यों लगाया जाता है, क्या रीज़न है, और ये रीज़न आप लोगों से आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा और इसके आंसर को भी, जो मैं आपको पॉइंट समझाऊंगी, उन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा ताकि बाद में आप लोग उसे एक बार और रिवाइज कर सके, अच्छे से पढ़ सके। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे पहला क्वेश्चन बनने वाला है वो है, जैसे कि हमने पढ़ा था कॉटन मिल की, फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी और कब हुई थी। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जूट मिल भी कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी और कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कॉटन मिल जो है 1854 में मुंबई में खुली थी, मुंबई में उसको स्टार्टअप किया गया था। उसी तरीके से जो जूट मिल है उसे कहाँ पर, उसे कोलकाता में 1859 में, कहाँ पर, पर्टिकुलर जगह की बात करूं तो रिश्रा में जो है उसे सेटअप किया गया, उसका स्टैब्लिशमेंट किया गया। पर्टिकुलर जगह का नाम है रिश्रा और ये है कहां पर? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। कब? 1859 में। याद रहेगा? 1859। ध्यान रखिएगा, जूट मिल का स्टैब्लिशमेंट, सबसे पहले जूट मिल 1859 में ओपन हुई थी। कहां पर हुई थी? रिश्रा में, जो कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। चलिए अब उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हुगली रिवर बेसिन के आसपास जूट मिल्स के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, कि वहां पर इनको क्यों सेटअप किया जाता है। चलिए कुछ रीजंस के बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारा प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
देखिए, हम लोगों ने जो आइडियल लोकेशन पढ़ी थी उसमें रॉ मटेरियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पर रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसिंग एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पर इंडस्ट्रीज को लगाना प्रेफर किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि हुगली रिवर बेसिन के आसपास जूट प्रोडक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है, जूट काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस होता है, तो हमें रॉ जूट जो है बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है इंडस्ट्री के लिए, और उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। बिल्कुल कम नहीं होती, मतलब कि बिल्कुल नहीं होती ऐसा नहीं है कि आपको देनी ही नहीं पड़ेगी, देनी तो पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि ये इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जिन्हें रॉ मटेरियल बल्क में चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जूट आपने फील्ड से उठाया और सर पे रख रख के आप लोग जो है कहाँ पहुँचा रहे हो, मिल्स पे पहुँचा रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एरिया आसपास का ही है, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। दैट्स वाई जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर करते हैं इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी में भी और बहुत चीप रेट में भी, और इसके अलावा उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं देनी पड़ती, तो एक अच्छी लोकेशन जो है उनके लिए मानी जाती है। दूसरा जो है वो है इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए, मैं अगर किसी भी वे से कंपेयर करने की कोशिश करूँ वाटरवे को, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो या फिर एयरवेज, ये तीनों से ही सस्ता क्या है, वाटरवे है। मुझे अगर गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, कोई सामान इंपोर्ट करवाना है, तो मुझे पता है कि वाटरवे सबसे ज़्यादा चीप रेट में मुझे अवेलेबल हो सकता है। तो ये मुझे लोकेशन एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है, और पोर्ट्स के थ्रू जो है मैं इजीली वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है अपने गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करवा सकती हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वैसे वहाँ से इंपोर्ट भी करवा सकती हूँ। तो दोनों ही चीज़ों में बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है मुझे वहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। अब जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा डिस्टेंस तो आपको कवर करना पड़ेगा। फील्ड के बिल्कुल बगल में तो आप मिल नहीं लगाने वाले हो ना, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो थोड़ा बहुत डिस्टेंस है उसे सर पे आपने बंडल रखा और आप वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो आप चले जा रहे हो, चल के उसे कवर करोगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको ज़रूरत है कि वहाँ पर रोडवेज और रेलवेज का नेटवर्क बहुत अच्छा हो। रेलवेज की बात करूँ तो ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही कोलकाता में रेलवेज काम कर रहा है, रेलवे है, तो नेटवर्क बहुत अच्छा है, और रोडवेज का भी नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। तो जो मूवमेंट है फील्ड से लेकर मिल्स तक पहुंचाने का रॉ मटेरियल को, वो बहुत इजीली हो जाता है, और उसके बाद मिल्स से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो जूट गुड्स का, वो भी बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेलवेज का नेटवर्क, रोडवेज का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। इस वजह से भी ये एक आइडियल लोकेशन है इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। अब बात करने वाले हैं अबंडेंट वाटर सप्लाई फ्रॉम नियर बाय रिवर फ्रॉम प्रोसेसिंग रॉ जूट। देखिए, रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। रॉ जूट को प्रोसेस किया जाता है पानी के थ्रू, आफ्टर दैट उसको सुखाया जाता है, उसके बाद जो है उसे यूज़ में लिया जाता है। जब पानी की ज़रूरत है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्रीज़ को हम वहीं सेटअप करेंगे जहाँ पर हमें वो पानी मिले। पानी नहीं मिलेगा तो हम किस तरीके से ये काम करेंगे। पानी हमें पास की हुगली रिवर से मिल जाता है, जो कि क्या है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है। क्या है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर। तो आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर क्या होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट में देंगे। तो हुगली रिवर से उन्हें जितनी नीड होती है उतना पानी उन्हें मिल जाता है जूट प्रोसेसिंग के लिए, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई एक आइडियल लोकेशन है हुगली रिवर बेसिन, किस लिए, इंडस्ट्रीज को, जूट मिल्स को सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग एरियाज लाइक बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। मतलब सारे पॉइंट्स वही रिपीट हो रहे हैं, कुछ नया नहीं है, सब वही पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें पॉइंट्स को इंडस्ट्रीज के हिसाब से ट्विस्ट करना आना चाहिए कि किस तरीके से ना ट्विस्ट किया जाएगा इंडस्ट्री के हिसाब से। वो हम लोग सीख गए ना, तो हमें पता है किसी फैक्ट्री की आइडियल लोकेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं, उनको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्विस्ट करेंगे और एक अच्छा और बेहतरीन आंसर हम लोग बनाएंगे। तो वही मैं यहाँ पर आप लोग के लिए कर रही हूँ, बस आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें चीप लेबर मिलेगी कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। मैंने ये 4 स्टेट्स के नाम लिए, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है और उत्तर प्रदेश। ये चारों ही स्टेट्स जो है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड हैं। जब डेंसली पॉपुलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पर लेबर काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके रेट अपने आप गिर जाते हैं, तो वो लेबर चीप हो जाती है। हमें काफ़ी चीप लेबर यहाँ पर अवेलेबल होती है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के बहुत अच्छा रहता है, उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है कि पैसा ज़्यादा देना नहीं पड़ता और काम भी उनका हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक आइडियल लोकेशन अभी तक बनी हुई है इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है वो है कोलकाता इज ए लार्ज अर्बन सेंटर विच प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स फ्रॉम हुगली रिवर। देखिए, कोलकाता एक अर्बन सेंटर है। क्या है? अर्बन सेंटर। यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, लोग माइग्रेट करके वहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की सुविधा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इन इंडस्ट्री में। दैट्स वाई यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है वो अपने आप डेवलप होना शुरू कर रही हैं, अपने आप डेवलप हो रही है। लाइक एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, मार्केट है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इस तरीके की बहुत सी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अपने आप डेवलप होने लगी हैं। और इन फैसिलिटीज़, कोई भी इंडस्ट्री कहीं पर क्यों सेटअप होती है? जब उन्हें इस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलने लगती हैं। उन लोगों के लिए मार्केट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अच्छा मार्केट होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर उन्हें वो चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटी भी एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोलकाता जो है उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। दैट्स वाई वो एक जगह जो है हुगली रिवर बेसिन के आसपास कोलकाता में जो जगह है वो बहुत आइडियल लोकेशन है जूट मिल्स को सेटअप करने के लिए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी। 3 मार्क्स में पूछ रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो यहाँ पर जो है आपको, मान लीजिए आपने एक कोई हेडिंग लिखी अबंडेंट वाटर सप्लाई, और उसके बाद इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। इस तरीके से इन 5 पॉइंट्स को आपको हेडलाइन लिखना होगा एंड आफ्टर दैट उसको एक्सप्लेन करना होगा, तब जाकर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप जो है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स को और डिवाइड कर सकते हो। लाइक यहाँ पर इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा ये रेलवे नेटवर्क और रोडवेज नेटवर्क को आप एक अलग पॉइंट दे सकते हो। इसी तरीके से आपको आना चाहिए कि आप किसी आंसर को किस तरीके से एलैबोरेट करेंगे और किस तरीके से उस आंसर को समराइज करेंगे, छोटा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके पास सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होगा। आपको लिमिटेड टाइम में अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जो आपको चीज़ें मैं बताती हूँ आप ज़रूर से उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि आपका नाम वीडियो में आए तो जल्दी से जाइए वीडियो पर कमेंट कीजिए और अगले वीडियो में अपने नाम का शाउट आउट लीजिए, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कमेंट्स को शाउट आउट करना। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, जिसमें से जो भी कमेंट हमें अच्छा लगेगा उसे हम लोग शाउट आउट देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।